बताइए, पता है? नहीं पता है? ओके। ऑथराइज कैपिटल जो है इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। It is mentioned in MOA। ये कहां मेंशन होता है? MOA में। जैसे आपको पता चल गया शेयर कैपिटल क्या होता है कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। कंपनी के टोटल कैपिटल को हम स्मॉल पार्ट्स में बांटते हैं और प्रत्येक पार्ट को कहते हैं शेयर। जैसे आपने कहा ना शेयर मींस हिस्सा, पार्ट। तो किसका पार्ट? टोटल कैपिटल का। जो कंपनी का टोटल कैपिटल है वो टोटल कैपिटल क्या होता है? जो कंपनी के MOA में लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप पढ़े हैं कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उस समय में 3 डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, MOA, AOA एंड प्रोस्पेक्टस। तो उस MOA के कैपिटल क्लॉज में, MOA के कैपिटल क्लॉज में कंपनी का ऑथराइज कैपिटल लिखा होता है कि पूरे लाइफ टाइम में कंपनी शेयर इशू करके कितना फंड रेज कर सकती है। क्लियर? ये कहां लिखा होता है? कंपनी के MOA में। कोई दिक्कत नहीं? ओके। तो उसी टोटल कैपिटल, जैसे मान लो कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 10 लाख फिक्स किया गया। कितना फिक्स किया गया? 10 लाख। अगर इसको 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड किए तो जितने पार्ट्स में डिवाइड किए उतना शेयर, तो एक शेयर कितने रुपए का हो जाएगा? 10 रुपए का। अगर कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 10 लाख को 10,000 पार्ट्स में डिवाइड किए तो 10,000 शेयर और एक शेयर हो जाएगा आपका 100 रुपए का। मतलब आप ये समझो कि किसी भी चीज को जितने ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करोगे पर शेयर का वैल्यू उतना कम होगा। जैसे मान लो एक रोटी है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए तो 4 शेयर, 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 6 शेयर, 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 8 शेयर। जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतना शेयर, और जितने अधिक पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पर शेयर की वैल्यू उतना कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कोई कंफ्यूजन? ओके, तो ये नोट कर लीजिए, कर लीजिए। कर लीजिए। क्यों नहीं किए? वही सेम करिए, सेम करिए। जहां दिक्कत हम बताएंगे, आप करिए, हम बताएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। सेम करिए, सेम करिए सब लोग, हम बता देंगे। आप करिए। कितना हुआ प्लग गुप्ता? प्लग कितना हुआ? क्यों लाइन से नहीं आ रहा है? सॉल्व करना है इसको लास्ट में। हम अभी चेक करेंगे। 1 से 15 करिए। अदिति कर रही हो ना? करो, अब मैच करो, फिर जो डाउट होगा हमें पूछना, बता दो। हो गया? अब देखो शेयर को भी समझ में आ गया कि कंपनी के टोटल कैपिटल को हम स्मॉल पार्ट्स में बांटते हैं और प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं? शेयर। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। शेयर कैपिटल, उसका ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल। इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल व्हिच अ कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। पूरे लाइफ टाइम में कंपनी शेयर इशू करके कितना फंड रेज कर सकती है उसे हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती है। ये लिमिट जो है जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय फिक्स कर दिया जाता है कि पूरे लाइफ टाइम में कंपनी शेयर इशू करके कितना फंड रेज करेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ओके। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर तो समझ में आ गया, शेयर कैपिटल क्या होता है नोट कीजिए। शेयर कैपिटल
द कैपिटल raised by the company by issuing share is called share capital. The capital raised by the company by issuing share is called share capital. कि कंपनी शेयर इशू करके कितना कैपिटल रेज कर सकती है उसे हम कहते हैं बच्चे शेयर कैपिटल. द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. जैसे कंपनी शेयर इशू करेगी तो शेयर के थ्रू कितना फंड रेज करेगी उसे शेयर कैपिटल कहते हैं. कोई दिक्कत नहीं. शेयर समझ में आ गया कि टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्ट से डिवाइड करते हैं, प्रत्येक पार्ट को शेयर कहते हैं. फिर शेयर इशू करके जो फंड रेज करेगा उसे शेयर कैपिटल कहते हैं. कोई दिक्कत नहीं. ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. पूरे बेसिक से पढ़ा रहे थे ना, ताकि आपका बेस स्ट्रांग रहे, आगे क्वेश्चन समझ में आए. ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की. अच्छे से समझिएगा. शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. देखो बच्चे, एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? तो आपको पता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो कंपनी के एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है. कहां लिखा होता है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. ठीक है, किस क्लॉज में? एमओए के कैपिटल क्लॉज में. आप लोग पढ़े होंगे एमओए. जब बताइए एमओए में कितने क्लॉज होते हैं? बताओ बेसिक्स. बता रही थी एमओए में कितने क्लॉज होते हैं? एमओए में कितने क्लॉज होते हैं? चलो मंच देंगे, बताओ. इसका एमओए में कितने क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज. कितने क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज. ये सब बेसिक्स हैं, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, देखो क्या क्या होते हैं, नाम भी याद कर लो. नेम क्लॉज है ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन, इसी का दूसरा नाम है. ठीक है, 6 क्लॉज है. इसी के एमओए के जो कैपिटल क्लॉज है, उस एमओए के कैपिटल क्लॉज में कंपनी का ऑथराइज कैपिटल लिखा होता है कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम में शेयर इशू करके कितना फंड क्या करेगी? रेज करेगी. वो कंपनी के एमओए के कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है. ठीक है, अब जैसे मान लो बच्चे, लेट्स इमेजिन कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 1000 शेयर इशू कर सकती है, एक शेयर 10 रुपए वाला. तो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया? 10,000. जैसे ये एक एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कि मान लीजिए कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 1000 शेयर इशू कर सकती है, एक शेयर 10 रुपए वाला. तो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना हो जाएगा? 10,000. कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं. ओके, अब इन ये ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम लिमिट, इसमें से कंपनी जितना शेयर अभी इशू करेगी उसे इशूड कैपिटल कहते हैं, और जो अभी इशू नहीं करेगी, बाद में जब रिक्वायरमेंट होगा तब इशू करेगी, उसे अभी हम अनइशूड कैपिटल कहेंगे. कंपनी का मैक्सिमम लिमिट में से जो पोर्शन पब्लिक को अभी ऑफर किया गया है, जो इशू किया जा रहा है, उसे इशूड कैपिटल. जो अभी नहीं इशू किया गया है, बाद में इशू किया जाएगा जब रिक्वायरमेंट होगा, उसे अभी हम अनइशूड कैपिटल कहते हैं. कोई दिक्कत नहीं. तो जैसे 1000 शेयर मैक्सिमम लिमिट है, मान लीजिए कंपनी 800 शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही है, एक शेयर 10 रुपए वाला. तो 8000 हो गया आपका इशूड कैपिटल, हो गया ना. और आपका 200 शेयर भी इशू नहीं की है, तो 2000 हो गया अनइशूड कैपिटल. जैसे मान लो छोटा एग्जांपल दे, इस रूम में हम
हमारे 100 स्टूडेंट्स की बैठने की कैपेसिटी है, तो 100 बच्चे बैठ सकते हैं इस रूम में, तो वो हो गया हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल। उससे ज्यादा हम नहीं बैठा सकते, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन अभी हम पूरा बेंच लगाए नहीं है, बहुत सारा स्पेस यहाँ खाली है, पीछे खाली है ना। अभी मान लो हम 50 स्टूडेंट्स के बैठने के लिए बेंच क्या किए, ऑफर किए। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जैसे यहाँ बेंच लग सकता है ना, पीछे लग सकता है, तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो ऑथराइज, उसमें जितना सीट अभी ऑफर की, जो बेंच लगा हुआ है ऑफर कर रहे हैं सीट, दैट इज इशूड। जो अभी ऑफर नहीं किए हुए, रखा हुआ है खाली स्पेस, दैट इज अनइशूड। जब रिक्वायरमेंट होगा तब इशू करेंगे। जैसे और भी बच्चे फुल हो जाएगा ये सीट, और बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी तो नया बेंच लगेगा। क्लियर? अच्छा, ये जरूरी नहीं है बच्चे कि मैं जितना सीट ऑफर किया मेरे सारे सीट फुल हो जाए। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मान लो कि मेरा कुछ सीट वैकेंट है, खाली है, तो जो सीट मेरा स्टूडेंट्स ने परचेज कर लिया, मतलब जिस सीट पे एडमिशन स्टूडेंट ने ले लिया, वो हो गया सब्सक्राइब। वो क्या हो गया, सब्सक्राइब। और जो अभी स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया, जो खाली है, वो हो गया अनसब्सक्राइब। समझ में आया कि नहीं? तो हमारे मैक्सिमम लिमिट में से जो हमने ऑफर किया वो इशूड, जो अभी ऑफर नहीं कर रहे, बाद में जब रिक्वायरमेंट होगा पैसे की तब ऑफर करेंगे, अनइशूड। इशूड में से हमने पब्लिक को 800 शेयर ऑफर किया। पब्लिक मान लो उसमें से 800 में से 700 शेयर मेरा परचेज कर दिया। पीछे आंसर है, उसी के पीछे जस्ट पीछे चेक कीजिए, मैच कीजिए, जस्ट आंसर 700 शेयर पब्लिक ने परचेज कर लिया, तो 7000 हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। 100 शेयर पब्लिक को ऑफर किए लेकिन खाली रह गया, वो परचेज नहीं हुआ, वो हो गया अनसब्सक्राइब 1000। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जो सब्सक्राइब हुआ 700 शेयर, 1 शेयर 10 का है, उनसे पैसा मांगेंगे, अब हम मांगेंगे ना, तो जो पैसा उनसे मांगेंगे हम वो कॉल्ड अप, और जो अभी नहीं मांगेंगे बाद में मांगेंगे अनकॉल्ड अप। मान लो 700 शेयर पे 10 का 1 शेयर है, हमने 8 रुपया मांग लिया, तो ये हो गया कॉल्ड अप। और जो भी 2 रुपया हमने नहीं मांगा है वो हो गया अनकॉल्ड अप। कॉल्ड अप में से भी बच्चे जरूरी नहीं कि हम जितना मांगे मिल ही जाए, जो मांगे और जो मिल गया वो हो गया पेड अप, और जो मांगे बट नहीं मिला वो हो गया कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर, जैसे 8 मांगे हैं, मान लो इसमें 7 रुपया मिल गया, 1 रुपया नहीं मिला, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर। बताओ बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? कंपनी का समझना अच्छे से, कंपनी का मैक्सिमम लिमिट शेयर इशू करने का जो है वो ऑथराइज कैपिटल, उसमें से जितना कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है कि हमारा शेयर परचेज कर लो, 800 शेयर, 800 शेयर 1 शेयर 10 का 8 शेयर हो गया सर इशूड। और जो अभी नहीं ऑफर की है वो अनइशूड। इशूड जितना की उसमें जितने शेयर्स पब्लिक ने परचेज कर दिया वो हो गया सब्सक्राइब। जो ऑफर किए बट परचेज नहीं हुआ वो हो गया अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब में से जितना पोर्शन हमने पब्लिक से मांगा वो हो गया कॉल्ड अप, जो नहीं मांगा वो अनकॉल्ड अप। कॉल्ड अप में से जितना पब्लिक ने दे दिया इज पेड अप, जो नहीं दिया वो कॉल्स इन अरियर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ, तो ये सब, हाँ कौन सा, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए कि सब्सक्राइब कैपिटल जो हमने कहा, सब्सक्राइब कैपिटल कि जितने शेयर्स पब्लिक परचेज करेंगे वो सब्सक्राइब कैपिटल होता है, ठीक है। ये सब्सक्राइब कैपिटल 2 तरह का होता है, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। कोई कंफ्यूजन? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का मीनिंग पता? नहीं पता? वेरी गुड। जितने शेयर सब्सक्राइब हुआ पब्लिक ने उसका फुल अमाउंट हमें क्या किया? पे कर दिया, वो हो गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जैसे कंपनी ने कॉल किया, 10 का शेयर है, कंपनी ने 10 रुपए मांगा और सारे शेयर होल्डर्स ने 10 का 10 क्या किया? दे दिया। ये हो गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। बट नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है?
हाँ, कुछ पे किया और कुछ पे नहीं किया, मतलब कि जब कंपनी ने पूरा उनसे पैसा मांगा बट शेयर होल्डर्स ने कुछ पार्ट पे नहीं किया, ये मीनिंग चाहे कंपनी ने पूरा मांगा ही नहीं, मतलब कुल मिला के पूरा जब पेमेंट नहीं होता है उसे बट नॉट फुल्ली कहते हैं। बट नॉट फुल्ली पेड मतलब पूरा पे अभी नहीं हुआ है। वजह क्या हो सकता है, या तो कंपनी ने फुल पैसा मांगा बट शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया, या कंपनी ने पूरा मांगा ही नहीं। कोई कंफ्यूजन समझने में, मीनिंग क्लियर है? टर्म लिख लो ताकि समझ में आएगा। अगर मीनिंग लिखना है सेंटेंस वो भी लिख लो कि when full face value of the share has been called by the company and also paid by the shareholders, और but not fully paid up में it means either company has not called the full face value of share or company has called full face value but shareholders did not pay some portion of face value of the share। नोट कर लीजिए। अब बताइए आप कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है? रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है? बताइए। दोनों सेम ही है कि अलग अलग है? सर 3 को इंग्लिश है और 8 को बिजनेस है और 13 को अकाउंट्स। ठीक। अब एक्स्ट्रा में क्या ली हैं आप? हिंदी। ठीक, बताइए। बताओ जी, चुप हो। बताओ जी, आप बताओ रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है? चलो बताते हैं। देखो, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, अब दोनों वर्ड जब एक साथ आ गए तो कंफ्यूजन होना शुरू हो गया कि आखिर दोनों सेम ही है या अलग अलग है ना? तो आप कैपिटल रिजर्व पहले से ऑलरेडी अवेयर हो। चलो जब हो जाए तो हमें आवाज देना, ठीक ना? जब हो जाए क्या आवाज देना। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल, चलो सबसे पहले रिजर्व कैपिटल ही बता दें। लिखिए, इट इज द पार्ट ऑफ, आपको नहीं पता लिख लो, पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर दैट shall not be called by the company except in the event of winding up of the company। It is not recorded in the balance sheet of the company
It is not recorded in the balance sheet of the company. और कैपिटलिज्म में लिखो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट आर नॉट अर्न by the ordinary course of the business. Example: profit on sale of fixed assets, profit on revaluation of assets and liabilities, profit on revaluation of assets and liabilities, premium on issue of share and debenture. और एक पॉइंट लिख लो, इट इज shown in reserve and surplus of the balance sheet. नोट कर लीजिए। देखो बच्चे, रिजर्व कैपिटल क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल दैट शैल नॉट बी कॉल्ड बाय द कंपनी। मतलब कि ये शेयर के फेस वैल्यू का वह पोर्शन होता है जो कंपनी शेयर होल्डर से नहीं मांगेगी, ठीक ना? केवल एक ही सिचुएशन में मांगा जाएगा जब कंपनी बंद होगा और क्रेडिटर्स को पे करने के लिए पैसे कम पड़ेंगे। जैसे मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने 8 रुपया मांग लिया शेयर होल्डर से। अब ये डिसाइड किया गया कि ये 2 रुपया कंपनी शेयर होल्डर से नहीं मांगेगी, कंपनी को भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये 2 रुपया केवल एक ही सिचुएशन में मांगा जाएगा जब कंपनी बंद होगी, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए पैसा कम बचेगा। ये एक स्पेशल रिजोल्यूशन करके मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि रिजर्व कैपिटल द दैट पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर दैट शैल नॉट बी कॉल्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कोई दिक्कत नहीं। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट आर नॉट अर्न बाय द कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? कंपनी नॉर्मली अर्न नहीं करती है। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी नॉर्मली अर्न नहीं करती है। वही कैपिटल प्रॉफिट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। दो तरह के कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। एक होता है रिवेन्यू नेचर के गेन जो बार बार होता रहता है, रिकरिंग नेचर का होता है। लेकिन कैपिटल रिजर्व जो होता है ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से होता है जो बार बार नहीं होते। एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या फिक्स्ड एसेट्स बेचना किसी कंपनी का मेन काम है? बताओ, क्या फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग बेचना मेरा मेन काम है? नहीं। तो वही बात है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? बताओ। ओके, ये हो गया। अब आप काइंड्स ऑफ शेयर पढ़े? काइंड्स ऑफ शेयर, ये तो अभी पढ़े। शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं? काइंड्स ऑफ शेयर। देखिए, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। एक होता है बच्चे इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही है कि अलग अलग है? जब अलग अलग लिखे तो अलग अलग ही होगा। तो बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस है? तो देखो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, रियल ओनर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, रेट ऑफ डिविडेंड जो है नॉट फिक्स्ड। कंपनी का, जैसे कंपनी आपको पता है ना कि हाँ, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड नॉट फिक्स, कंपनी शेयर पे डिविडेंड पे करती है, बात पता है ना, कंपनी शेयर पे डिविडेंड पे करती है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स पर वोटिंग राइट होता है, क्या होता है? वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। कोई दिक्कत समझने में? इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर होते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड नॉट फिक्स, वोटिंग राइट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स के आगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। जनरली प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज लगा होता है, लाइक 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के आगे जो प्रीफिक्स के तौर पे जो परसेंटेज लगा है, ये इंडिकेट करता है कंपनी इस प्रेफरेंस शेयर पे इतना परसेंट से डिविडेंड क्या करती है? पे करती है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ओके। और इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। लेकिन बच्चे जनरली प्रेफरेंस शेयर के पास दो प्रेफरेंशियल राइट होता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर के पास दो राइट होता है। वो कौन कौन है? मतलब टू प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर, टू प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के पास इक्विटी शेयर से दो प्रेफरेंशियल राइट था, मतलब कहते हैं जैसे सर उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो क्या क्या प्रेफरेंस शेयर के पास दो राइट होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले? पता है? बताओ बताओ बताओ, बता रही हूं कि एक तो कंपनी को जब प्रॉफिट और डिविडेंड किसको मिलेगा? पहले प्रेफरेंस शेयर को। और जब कंपनी बंद होगी तो पहले कैपिटल किसका रिटर्न किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर का। क्लियर? ओके। तो राइट्स इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और राइट इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल लिख लो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी।
कोई दिक्कत? से पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर टू प्रेफरेंस शेयर। राइट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा, बाद में बचेगा तो इक्विटी शेयर को। कोई दिक्कत समझने में? और दूसरा, राइट इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होगा तो पहले कैपिटल किसका रिटर्न किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर का, बाद में इक्विटी शेयर का। कोई दिक्कत समझने में? ओके। अब लिखिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहला लिखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तीसरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नेक्स्ट वन इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। फिर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नेक्स्ट नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नेक्स्ट कन्वर्टाइबल प्रेफरेंस शेयर, नेक्स्ट नॉन कन्वर्टाइबल प्रेफरेंस शेयर। कुछ गेन किए? कुछ गेन किए? लिए ठीक है? कोई दिक्कत समझने में? चलिए देखिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर बच्चे 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनके डिविडेंड का अरियर ऑफ डिविडेंड अक्यूमुलेटेड, मतलब कि जैसे मान लो बच्चे कि 2020 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, 2021 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो जब 2022 में कंपनी को प्रॉफिट होगा तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को ये तीनों साल का डिविडेंड दिया जाएगा। मतलब कि उनके डिविडेंड का अरियर बकाया ऐड होते जाता है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनके डिविडेंड का अरियर एक्यूमुलेट होते जाता है, जुड़ते जाता है, आगे जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो जोड़ के दिया जाएगा, उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कोई दिक्कत समझने में? और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है? ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनके डिविडेंड का अरियर एक्यूमुलेट नहीं होता है, केवल जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल का दिया जाएगा, पिछला बकाया नहीं दिया जाएगा, उसे नॉन क्यूमुलेटिव कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? रिडीमेबल और इररिडीमेबल, मतलब कि कैपिटल रिडीम्ड आफ्टर फिक्स्ड टाइम पीरियड, मतलब
जिनका कैपिटल कंपनी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वापस कर देती है उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं, और जिनका कैपिटल जब कंपनी बंद होगी तभी वापस किया जाता है उसे इररिडीमेबल कहते हैं। मतलब कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू की और उन प्रेफरेंस शेयर का पैसा अगर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, लाइक 5 साल 10 साल के बाद वापस करना है तो उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। और जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, तभी वापस करें, उससे पहले नहीं, उसे